ऑफ लाइफ वाहनों को लेकर CAQM ऑर्डर पर दिल्ली भड़की। गाड़ियों पर बैन से लाखों लोग परेशान, यूं बयां किया दर्द। और वी आर नॉट अ रिच कंट्री। एक व्हीकल इंसान खरीदता है अपनी पूरी सेविंग के साथ। चाहे कारें प्रदूषण के मानकों को पूरा कर रही हों, फिर भी बेकार क्यों? चमचमाती बॉडी, फ्रेश इंजन की गूंज, नई सीटों की खुशबू वाली कार अनफिट कैसे? ऊपर से ये कि हम बैटरी कराएंगे, हम ये कराएंगे, फलाना कराएंगे, ये सब बेकार की बात है। $18 लाख वाहनों को कंडम घोषित कर दिया। गजब सिस्टम है ये। जिनकी कारों की EMI अभी खत्म हुई, वो नई गाड़ी कहां से लाएं? खून पसीने की कमाई से खरीदी कार बेकार। फायदा किसको? कार बनाने वाली कंपनियों को, लोन देने वाले बैंक को। क्या मिडिल क्लास को नई गाड़ी खरीदने पर मजबूर करना ही पॉलिसी का मकसद? दस साल बाद फिर वही EMI का खेल। EMI खत्म होते ही कार कबाड़। नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। स्वागत है आपका आंकड़ा हमारे फैसला आपका में। आप समझ गए होंगे कि हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। जी हां, दिल्ली NCR में पुरानी कारों को कबाड़ बताकर बाहर करने पर बहस छिड़ गई है। कोई इसे पॉल्यूशन के लिए ठीक बता रहा है तो कोई लाखों की कार को मात्र 10 साल में कबाड़ बताने पर सवाल पूछ रहा है। एंड ऑफ लाइफ वाहनों पर CAQM यानी कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के निर्देशों से मिडिल क्लास हैरान है। लोग कह रहे हैं कि चाहे कारें प्रदूषण के मानकों को पूरा कर रही हों, फिर भी वो बेकार है। एक मध्यम वर्गीय परिवार अपने जीवन की एक कार ही खरीद ले तो बड़ी बात होती है। ये नीति तो आफत ला देगी। लोग कह रहे हैं कि जिन कारों की EMI अभी खत्म नहीं हुई, वो नई गाड़ी आखिर कहां से लाएं। लोग कह रहे हैं कि थोड़े थोड़े पैसे जोड़े, कुछ डाउन पेमेंट दिया, बाकी लोन लेकर किश्तें करवा ली, खुशी खुशी कार लेकर आए। 10 से 15 साल कब हो गए पता ही नहीं चला। जैसे तैसे अब किश्त खत्म हुई है और अब गाड़ी एक्सपायर हो गई, जबकि गाड़ी की फिटनेस 2030 तक वैध है, पॉल्यूशन भी नहीं करती है, लेकिन अब चलाने की अनुमति नहीं होगी। लोग कह रहे हैं कि सरकार कार की उम्र क्यों देख रही है, फिटनेस क्यों नहीं देखती है? क्या कार बनाने वाली कंपनियों को, लोन देने वाले बैंक को फायदा पहुंचाने की कोई स्कीम निकाली गई है? लोग कह रहे हैं कि हम तो रोड टैक्स भी लेते हैं और टोल टैक्स भी देते हैं, फिर भी सारी आफत मिडिल क्लास पर ही क्यों जाती है? जिस कार को EMI भर भर कर नाजों से मेंटेन किया, वो एक झटके में कबाड़ बता दी गई। आज इसी पर सबसे बड़ा सर्वे हम लेकर आए हैं। साथ ही आपको बताएंगे, इस पूरी खबर के साथ अपडेट करेंगे, चर्चा भी करेंगे तमाम बातों के साथ साथ, लेकिन दिल्ली में ऐसा क्यों हो रहा है? तो दिल्ली में ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पुरानी कारों पर CAQM के निर्देश हैं। 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा, यह फैसला किया गया था। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, पुलिस पेट्रोल पंपों पर तैनात हो गई।
पेट्रोल पंपों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम के हाई क्वालिटी कैमरे भी एक्शन कर रहे हैं। ANPR कैमरे वाहनों की डिटेल्स का भी पता लगा रहे हैं। कोई पुराना वाहन फ्यूल स्टेशन पर आता है तो उसे जब्त कर लिया जाता है। कार के लिए 10,000 रुपए और दोपहिया वाहनों के लिए 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा रहा है। अगर दोबारा नियम तोड़ा तो गाड़ी को कबाड़ खाने में भेज दिया जाएगा। इस तरह की चीजें की जा रही हैं और हाल ही में अभी दिल्ली में कई 100 गाड़ियों को जब्त भी किया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में करीब 62 लाख ऐसे वाहन हैं जिनकी अवधि पूरी हो चुकी है। इनमें 41 लाख दोपहिया और 18 लाख 4 पहिया वाहन। दिल्ली से सटे NCR के इलाके जैसे हरियाणा में 27 लाख के आसपास या 27.5 लाख ऐसे वाहन है। उत्तर प्रदेश में करीब 12.5 लाख ऐसे वाहन हैं। राजस्थान में करीब 6,10,000 ऐसे वाहन अपनी पूरी अवधि कर चुके हैं। सरकार के नए नियमों के मुताबिक वो एक्सपायर हो चुके हैं। लेकिन तमाम बातों के साथ कार कबाड़ पर अब दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का यू टर्न देखने को मिला है। वाहनों पर कार्रवाई आई है। उनका प्रदूषण स्तर देखकर ही अब फैसला लिया जाना चाहिए। फैसला लिया जाएगा। अकेले दिल्ली में ही नियम लागू करने से फायदा नहीं होगा, इसे पूरे NCR में लागू किया जाना चाहिए। CAQM से बात कर नियमों पर पुनर्विचार करने की बात दिल्ली के पर्यावरण मंत्री कर रहे हैं। जब तक NCR के पेट्रोल पंपों पर ANPR कैमरे ना लगा जाए, पुराने वाहनों के खिलाफ चल रहे अभियान को तत्काल प्रभाव से रोका जाए, यह दिल्ली सरकार ने फैसला कर लिया है और इस पर दिल्ली के बयान भी आ चुके हैं। लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है। आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी क्या कहती हैं, सुनिए। 10 साल के बाद सड़क से गाड़ी को हटा दो। आखिर कोई ऐसी गाड़ी भी तो हो सकती है जो 10 साल में मात्र 50,000 किलोमीटर चली हो। कुछ ऐसी गाड़ियां भी हो सकती हैं जो 5 साल में 2-3 लाख किलोमीटर चल रही हों। कोई ऐसी गाड़ी हो सकती है जो बहुत वेल मेंटेन्ड है, 10 साल बाद भी, 15 साल बाद भी, जो पोल्यूशन नहीं करती है। इसलिए 10 साल के बाद ऑटोमेटिक गाड़ी हटा देना बिल्कुल बेतुका, इलॉजिकल और निराधार फैसला है दिल्ली के लोगों को परेशान करने के लिए और कार बेचने वालों, बनाने वालों से सांठगांठ की वजह से लिया गया है। ये जनता का मुद्दा है, ये आम लोगों का मुद्दा है, ये उन लोगों का मुद्दा है जो अपनी मेहनत की कमाई से पाई जोड़कर घर का सपना देखते हैं, गाड़ी का सपना देखते हैं और सरकार के एक फैसले में, एक झटके में धक्का लगता है। इसलिए हमने लोगों के बीच जाकर सर्वे किया है। कुछ सवाल हमने पूछे, वो सवाल आपके सामने। पहला सवाल हमने पूछा कि डीजल की गाड़ियों को 10 साल, पेट्रोल वाहनों को 15 साल में बैन करने पर आपकी राय क्या है। 34% लोगों ने कहा कि जो बैन करने की बात है वो सही है। 31% लोगों ने कहा बैन करना गलत है और 35% लोगों का ये कहना था कि फैसले पर दोबारा विचार होना चाहिए। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, वाहनों की उम्र से नहीं बल्कि गाड़ी की फिटनेस को ध्यान में रखकर फैसला लिया जाना चाहिए। 75% लोग यानी कि 75% लोगों ने कहा बिल्कुल गाड़ी की उम्र से नहीं बल्कि गाड़ी की फिटनेस को देखकर फैसला लिया जाना चाहिए। 1% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तनुज दीक्षित एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, अनिल सूद साहब पर्यावरणविद हैं मेरे साथ। अनिल जी मेरे साथ बने हुए। अनिल जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सरकार का एक फैसला, हालांकि मजबूरी इस बात की है कि CAQM ने यह तय किया हुआ है, लेकिन अब सरकार को यू टर्न लेना पड़ रहा है क्योंकि बड़ी उम्मीदों के साथ दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई है और दिल्ली की रेखा सरकार ने यह कहा है कि जनाब अभी रुकिए, ठहरिए, इस पर विचार कर रहे हैं, क्यों ना फिटनेस देखी जाए, गाड़ी की उम्र ना देखी जाए। आप क्या मानते हैं अनिल सूद साहब? सर ऐसे है, ये तुगलकी फरमान मैं 2020 से CAQM को लिख रहा हूं जी कि आप ये क्या कर रहे हो। मैंने सारा डाटा दिया CAQM को कि गाड़ियों से पोल्यूशन नहीं होता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन्होंने असेस कैसे किया गाड़ियां प्रदूषण करती हैं, क्योंकि एक IIT कानपुर की
फैब्रिकेटेड रिपोर्ट सीपीसीबी ने एनजीटी के सामने रखी, जिसमें कहा जी एविएशन पॉल्यूट नहीं करती है, डिस्पाइट क्लियर एडमिशन डीजीसीए की, एमओईएफ की और सीएसआईआर नीरी की कि एविएशन जो प्रदूषण करती है वो ट्रांसपोर्ट पोल्यूशन में मिंगल हो जाता है और सिटी ट्रांसपोर्ट पोल्यूशन बन जाता है। तो ये सब जो है, मेरे को सबसे बड़ी हैरानी होती है कि किसी ने आज तक ये कोशिश ही नहीं करी कि गाड़ी प्रदूषण क्यों करती है। आप सड़कों के ऊपर जो है आधी सड़क तो आपने एनक्रोच करवा दी, बस लेन पे आपने पार्किंग करवा दी, ट्रैफिक सिग्नल आपके सिंक्रोनाइज नहीं है। तो ये कुल मिला के जब आप गाड़ी को झटके से चलाओगे तो ये जो नई गाड़ी है निकल के आएगी शोरूम से, वो भी उतना ही पोल्यूट करेगी जितनी पुरानी गाड़ी कर रही है। तो मतलब 2003 में मैंने स्टडी करी थी दिल्ली के 20 इंटरसेक्शंस की, उसमें ये निकला था 4 घंटे सुबह के 2 घंटे पीक आवर, शाम के 2 घंटे पीक आवर्स, तो लगभग हर इंटरसेक्शन पे 20 करोड़ का सालाना फ्यूल बर्न होता था जो पोल्यूशन में कन्वर्ट होता था, और 1300 करोड़ के मैन आवर वेस्ट होते थे इन्हीं ट्रैफिक आइलैंड पे। सरकारों ने किया क्या? ट्रैफिक सिग्नल खत्म करके आपने फ्लाईओवर बना दिए। फ्लाईओवर से पहले कंजेशन था, फ्लाईओवर के बाद कंजेशन है। फ्लाईओवर से पहले या तो बस स्टैंड है या ट्रैफिक सिग्नल है, फ्लाईओवर के बाद भी बस स्टैंड या ट्रैफिक सिग्नल है। पिछले 5-6 सालों में अगर आप धौला कुआं से चलते हैं तो आपको आश्रम तक क्रॉल करना पड़ता है, आपकी गाड़ी स्पीड से नहीं चल सकती। अगर आप इधर चले जाएं जीटी करनाल रोड की तरफ, इवन जो एलिवेटेड रोड बनी है, आप पीरागढ़ी के पास जाके फंस जाते हैं, आप पंजाबी बाग के पास फंस जाते हैं, उधर आप आश्रम पे फंस जाते हैं। दिल्ली का कोई कोना मेरे को ये बता दें जहां पे गाड़ी एक अपनी स्पीड से चल सकती है। तो जब गाड़ी रेंगेगी सड़क के ऊपर, सेकंड थर्ड गियर में चलेगी, तो पोल्यूशन नहीं होगा तो और क्या होगा? 40 साल पुराने आप जहाज चला रहे हैं और कहते हैं वो प्रदूषण नहीं करते। जहाजों का जैसे इंजन बदला जाता है वैसे ही आज कारों का भी इंजन, आज भी पिछले कई सालों से कार अब वर्कशॉप में जाके ओवरहॉल नहीं होती, कार का इंजन रिप्लेस हो जाता है और वो इंजन जो है फिर नए जैसा होता है। तो ये बेतुकी बातें मेरी समझ से बाहर है। ये सिर्फ और सिर्फ आम आदमी को परेशान करने के लिए, कार मैन्युफैक्चरर्स को फैसिलिटी देने के लिए, और जैसे आपने ठीक कहा बैंकों का भी प्रॉफिट बढ़ाने का एक नजरिया है। इसका कोई बेसिस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। वर्ल्ड में इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां कार 10 और 15 साल में, इंडिया क्या दिल्ली एनसीआर में कार बैन हो जाती है। वर्ल्ड वाइड हर गाड़ी की साल में फिटनेस होती है, टेस्ट होती है, अगर कोई डिफेक्ट होता है वो ठीक होता है और कार फिर वापस सड़क पे आती है। मेरे नॉलेज में ऐसे बंदे अभी भी यूएस में हैं जिनके पास 94 की कैमरी कारें आज भी चल रही हैं और परफेक्टली फिट है। तो ये क्या तुक हुई कि हम 10 साल में कार बेकार कर देंगे? मैंने अपनी इनोवा 3.5 लाख किलोमीटर चलाई और परफेक्ट फिट थी वो, मेरे को बेचनी पड़ी। मेरी गाड़ी 10 साल में शायद 70 या 80 हजार किलोमीटर अब चलती है, क्योंकि मैं ज्यादा ट्रेवल नहीं करता। बिल्कुल फिट कार होती है। ये कहते हैं आप बेच दो, आपकी गाड़ी प्रदूषण करती है। क्या बसें जो हैं स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग की, क्या आप बेचते हो? क्या आप अपनी सरकारी गाड़ियां बेचते हो? अगर बेचोगे भी और रिप्लेस भी करोगे तो किसके पैसे से रिप्लेस करोगे? ये बड़ा सवाल है जो कि अनिल सूद साहब उठा रहे हैं। तनुज दीक्षित मेरे साथ मौजूद हैं। तनुज दीक्षित साहब, सरकार भले इस पर यूटर्न ले रही है, सरकार ने भले ये कह दिया है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो अनिल सूद साहब के पास हैं कि उनकी गाड़ी बहुत अच्छी थी, 3.5 लाख किलोमीटर चली थी और उसकी फिटनेस बहुत अच्छी थी, लेकिन उन्होंने इसलिए बेच दी क्योंकि सरकार ने तय कर लिया था और कौड़ियों के दाम बेच दी है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सरकार के इस नियम के कारण अपनी गाड़ी बेच चुके हैं। अब सरकार बिल्कुल तय समय पर यह कह रही है कि हम इस पर विचार करेंगे, तो जिन लोगों ने बेच दी है उसकी भरपाई कौन करेगा?
सबसे बड़ी बात है। सरकार ऐसे तुगलकी फरमानों पर विचार ही क्यों करती है, और जब ऐसे तुगलकी फरमान आते हैं उसी वक्त रोक क्यों नहीं लगाती है? आप इतने समय बाद जाकर विचार कर रहे हैं कि हम इस पर और जितने लोग गाड़ी बेच चुके हैं, नुकसान उठा चुके हैं, उनकी भरपाई कौन करेगा? बेसिक रूप से देखिए, जिस तरीके से हमने दिल्ली, खास करके राजधानी की बात मनोज जी इसलिए करने की आवश्यकता है कि हमने हमेशा से देखा, चाहे इवन ऑड का फॉर्मूला हो, चाहे सीएनजी को लेकर के गाड़ियों को प्रति जागरूकता हो, या फिर अब इस तरीके का जो 15 साल का रजिस्ट्रेशन साइकिल है उसको 10 साल पर सीमित करने की अगर बात हो, तो ऐसे कई सारे मामले और अलग अलग मुद्दों में हमने दिल्ली राज्य की प्रदूषण को लेकर के चिंताएं अलग अलग सरकारों में अलग अलग रूप से देखी हैं। निश्चित रूप से ये कहीं भी जनता के साथ फिट होती नजर नहीं आई। ना ही पहले पूर्व की सरकार ने जो इवन ऑड का फॉर्मूला रखा था, ना वो कभी सक्सेस हो पाया दिल्ली राज्य के अंदर, ना ही जो इस तरीके का अब ये जो मॉडल है 10 साल के अंदर, मुझे नहीं लगता है पूर्ण रूप से सक्सेस होगा। क्योंकि अगर आज बात करते हैं कि दिल्ली से अगर गाड़ियां बाहर होंगी तो उनको कहां बेचा जाएगा? आप अन्य राज्यों की बात करें, नजदीकी राज्यों की बात करें, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा, कहीं भी आप बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर 38 ऐसे जिले हैं जहां पर 10 और 15 साल से पुरानी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। यानी निश्चित ही रूप से कहीं और राज्यों में जाके इनकी खरीदी बिक्री होगी। और सबसे महत्वपूर्ण, आज कार लेना कई परिवारों के जीवन भर की कमाई और सपना होता है। ऐसे में महज 10 साल के अंदर, यानी 7 साल तक तो कई परिवारों में कारों की इंस्टॉलमेंट चलती है। ऐसे में 10 साल में उसको बेचना मुझे नहीं लगता कितना सटीक और सही फैसला होगा दिल्ली सरकार का। जी, इन सब के बीच दो सवाल और हैं जो हमने लोगों से पूछे हैं, उन सवालों का भी जिक्र कर लेते हैं। तीसरा सवाल हमने लोगों से पूछा कि गाड़ियों पर बैन का नियम पूरे देश में एक जैसा नहीं है, आपकी राय क्या है? पूरे देश में समान नियम होना चाहिए। 76% लोगों ने इस बात का जिक्र किया, 22% लोगों ने कहा मौजूदा नियम सही है, और 2% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, अगर दिल्ली एनसीआर में आपका पुराना वाहन बैन होता है तो आप क्या करेंगे? 29% लोगों ने कहा स्क्रैप कर देंगे, 13% लोगों ने कहा फैसले के खिलाफ कोर्ट जाएंगे, 21% लोगों ने कहा इलेक्ट्रिक वाहन खरीदेंगे, और 27% लोगों ने कहा दूसरे राज्य में रजिस्ट्रेशन कराएंगे। 10% कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सूद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सूद साहब, ये जो पर्यावरण और प्रदूषण का मायाजाल है, बहुत सारे नियम कायदे कानून हैं, इसे लेकर केंद्र का विभाग भी है, राज्यों में भी है, एनजीटी भी है, बहुत एक अजीब सा मायाजाल है। लेकिन सरकारें आज तक इसको समझ नहीं पाई हैं, क्योंकि अगर समझ रही होती तो हवाई अड्डों के, यानी कि एयरपोर्ट के आसपास प्रदूषण को मापने वाले यंत्र लगे होते। अगर समझ रही होती तो जितने थर्मल प्लांट हैं उनके आसपास प्रदूषण को मापने वाले यंत्र लागू होते। अगर समझ रही होती तो जो बड़े बड़े कचरे के पहाड़ जहां पर तैनात कर दिए वहां पर इनके होते। और अगर समझ रही होती तो कम से कम सबसे पहले तो इस बात का नियम, क्योंकि मैंने देखा है कि पेट्रोलियम डिपार्टमेंट या पर्यावरण विभाग ने करोड़ों विज्ञापन केवल इस बात पर खर्च कर दिए कि लाल बत्ती पर गाड़ी खड़ी करें तो बंद कर दें, क्योंकि आपका पेट्रोल जलेगा तो प्रदूषण होगा। और यहां पर चींटियों की तरह कई किलोमीटर तक, कई घंटों तक गाड़ियां रेंगती हुई दिखाई दे रही हैं, उस पर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब ये जो मायाजाल है प्रदूषण और पर्यावरण का, जब इसे सरकार ही नहीं समझ पा रही तो फिर उल्टे सीधे नियम काय को थोपे जा रहे हैं? सर ऐसे है, सरकार को सब पता है, इनके सब मैनुअल बने हुए हैं। नहीं, और तो उन मैनुअल में साहब सब कुछ पता है, जब सरकार को सब कुछ ही पता है तो गरीब लोगों को मारने में क्यों लगी है? उसका रीजन है क्योंकि जितने ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनको अपनी सर्वाइवल जो है और अपनी इमेजिनेटिव थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग जो है वो एस्टेब्लिश करनी है। मैं तो क्योंकि सारे मैनुअल पढ़ चुका हूं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, CSIR मानती है पोल्यूशन है, DGCA मानती पोल्यूशन है, MOEF कहती पोल्यूशन जो है वो सरफेस ट्रांसपोर्ट में मिलता है। एंड ऑफ लाइफ थर्मल पावर प्लांट आप बंद नहीं करना चाहते। बसें आपकी 15-15 साल से पुरानी है, जो कि
6-6, 7-7 लाख किलोमीटर चल चुकी हैं, वो खटारा हो चुकी हैं। सिर्फ वो दिल्ली की बात नहीं है, बाकी सब स्टेट्स की भी यही हालत है। ऊपर से आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल ना के बराबर रखी है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी आपकी है नहीं। आप आम आदमी को कैसे ट्रेवल करवाएंगे, जरा मेरे को ये समझा दें। ये सारे राजनेता ब्यूरोक्रेट सरकारी गाड़ी में दफ्तर से निकलता है, चल देता है, आम आदमी कैसे जाएगा? तो कुल मिला के ये जो है, ये बहुत बड़ा अपने आप में, मैं तो मानता हूं ये घपला है। मैं इसको जो है वो ना तो स्कीम मानता हूं, ना मैं इसको विजडम मानता हूं, ना मैं इसको प्रूडेंस मानता हूं। ये सिर्फ एक स्कैम है गाड़ी वालों को, मैन्युफैक्चरर्स को बेनिफिट पहुंचाने के लिए। अगर आप ये पोल्यूशन के बारे में इतना ही चिंतित है सरकार, आपने बिल्कुल ठीक कहा, एयरपोर्ट के ऊपर इन्होंने CAQM बंद कर दिया क्योंकि वहां पे PM10 जो था 8,821 तक जा चुका था और मैं डिटेल मांगता था। DGCA ने जो मेरे को डाटा दिया उसमें बड़ा क्लियर था कि सेंसर टेम्पर हुए हैं। अगर इनकी आप लोकेशन देख लें CAQM स्टेशन की, जहां पोल्यूशन के हॉट बेड्स हैं, वहां इनका CAQM मॉनिटर लगा ही नहीं है। क्यों नहीं लगा भाई? पोल्यूशन जो है हर 2 किलोमीटर के बाद तो उसका पोल्यूशन की डेंसिटी, इफेक्टिवनेस और कंटेंट बदलता है। तो आप दिल्ली में 40 लगा के 30 किलोमीटर रेंज में पोल्यूशन असेस कर रहे हो, ये किससे मजाक कर रहे हो आप? तो कुल मिला के इनको सब पता है, ऐसी बात नहीं है। ये सब अपनी अपनी डफली बजाने पे लगे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल सरकार को मैंने क्वेश्चन किया था, उन्होंने कुछ नहीं किया। जब पहली बार गाड़ियां उठी थी उन्होंने कुछ नहीं किया। अच्छा, NGT जो है, NGT में तो CPC भी CISR को लिखता है कि आप नगेट करो कि एविएशन पोल्यूट करती है। CSIR कहती नो, एविएशन पोल्यूट करती है, हमारी कंपिटेंस नहीं है, और ये पोल्यूशन जो है ये सरफेस ट्रांसपोर्ट के पोल्यूशन में जाके मिलता है। रेलवे पोल्यूट करती है, IIT कानपुर कहती रेलवे पोल्यूट नहीं करती। आप EV बेचना चाहते हो, 80% पावर जनरेट होती है थर्मल पावर स्टेशन से, एंड ऑफ लाइफ वो भी चल रहे हैं, तो आपकी प्रदूषण जो है 300 किलोमीटर के रेडियस में फैलता है। तो ये आप किससे मजाक कर रहे हो? किसका मजाक उड़ा रहे हो? आप आम जनता को कुछ देर के, कुछ सालों के लिए तंग कर लोगे। एज अ नेशन आप अपने आप को क्या प्रूव करना चाहते हो कि आप बेवकूफों की सरकार हो? और सबसे बड़ी बात है सूद साहब कि अभी आपने ये कह दिया कि चलिए जितने भी पुराने वाहन हैं आपने पुलिस खड़ी कर दी, आपने एजेंसी खड़ी कर दी और सबको जब्ती शुरू हो गई है। अचानक से आपको याद आया तो आपने कहा नहीं, गलत है। अब जिनकी गाड़ी की जो एज है वो 7 दिन बाद खत्म हो रही है, 15 दिन बाद खत्म हो रही है, 1 महीने बाद खत्म हो रही है, अभी उनके लिए ये फायदा है कि वो जाकर अथॉरिटी में जाएं और दूसरे स्टेट के लिए NOC ले लें। अब आपने उनको असमंजस में डाल दिया, उसे ये लगने लगा है कि यार लगता है कि सरकार इस फैसले पर अड़ी रहेगी, अब जरूरत नहीं है हमें बेचने की, तो उनकी लाइफ भी खत्म हो गई है और वो अधर में अटके हुए हैं। मतलब आप सरकार में बैठे हैं, आप अनिश्चितता में खुद भी जी रहे हैं और आप लोगों को भी जी रखें। तनुज दीक्षित साहब, जितने भी ऐसे सरकारों के फैसले हैं, स्पष्टीकरण क्यों नहीं होता है? जनता अधर में क्यों फंसी रहती है? देखिए, आपकी 2 बातें मनोज जी मैं जिससे सहमत हूं कि एक देश एक चुनाव पे आज आ चुके हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन। जब भारत नहीं, के कहां आ चुके तनुज साहब? एक देश एक टैक्स की बात हुई थी, 36 टैक्स अभी भी लगते हैं। एब्सोल्युटली, मैं वही बातें कर रहा हूं, जिस तरह की बातें होती हैं और जिस तरीके से हमने पहले भी देखा, आज भी भारत के संविधान के अंदर जो भी कानून है संपूर्ण भारत में लागू होता है। अगर इस तरीके की राज्य सरकारें ट्रांसपोर्ट को लेकर के, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को, अपनी ऑथोरिटीज को, अपने खुद के लॉज जो है पूरे थ्रू आउट इंडिया सभी स्टेट्स के लिए एक समान लागू करना होंगे, जिससे कि ये जो सुविधाएं और असुविधाएं, हम दोनों की बात कर रहे हैं। देखिए, हम इसके अगेंस्ट नहीं कि गाड़ी स्क्रैप नहीं होती या पोल्यूशन नहीं फैलाती, होती है, लेकिन उसका एक पर्टिकुलर एज साइकिल जो कि एक्चुअली हो वो डिसाइड किया जाना चाहिए।
और उसको डिसाइड करने के बाद में थ्रू आउट पैन इंडिया उसमें एक लॉ को इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए। आज आपका एक और सवाल था जिसके अंदर आपने अभी चर्चा करने शुरू करी थी, उसमें आपने बताया गाड़ी को स्क्रैप करने की आपने बात कही। तो देखिए, स्क्रैप करने के लिए भी दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा निर्देशित सिर्फ 4 सरकारी अनुमोदित कार स्क्रैपर्स है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड स्क्रैपर्स, आप भी जानते हैं। तो उनमें से किसी एक के पास जनता को जाना होगा और उसके पहले जो संबंधित आरटीओ ऑफिस है वहां जाके सर्टिफिकेट बनवाना होगा, अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कर। लेकिन इन सब के बावजूद जो कार का वैल्यूएशन है, जो स्क्रैप का वैल्यूएशन है, क्या वो आपकी उस पॉकेट पे एग्जिस्टेंस उतना प्रॉपर आपको मिलेगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ये एक आम जनता की नजर से, एक आम लोगों की नजर से अगर आप देखेंगे तो ये वाकई में एक बहुत बड़ी विडंबना है। और इसका निराकरण मुझे लगता है जिस तरीके से सरकारें आदेश दे रही हैं उसके साथ कोई निराकरण भी इसमें एक संबंधित होना चाहिए। जी, बड़ी अजीब सी स्थिति है कि आपकी 10 लाख की गाड़ी है, वो 10 लाख की गाड़ी अभी आपके अपने पूरे परिवार को बिठाकर ले जाती है, आप उससे घूमने जाते हैं, खाना खाने जाते हैं, शादियों में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, वो 10 लाख की गाड़ी आपकी 15,000 रुपये की रह जाती है और 15,000 में उसके सपने चकनाचूर हो जाते हैं, क्योंकि वो इसके अलावा दूसरी गाड़ी खरीदने की स्थिति में फिलहाल तो नहीं होता है। उसे अपने बच्चों को भी पढ़ाना है, माशाल्लाह महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, उसको भी देखना है। आपने उसकी सैलरी से 30% 25% टैक्स पहले ही काट लिया है। अब वो पानी की बोतल भी लेने जाएगा तो 18% जीएसटी देगा, वो बिस्किट भी खरीदने जाएगा तो उसको 18% जीएसटी देनी है, 27 तरह के टैक्स लग रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जनता को राहत देनी चाहिए, उसके लिए बेहतर नियम बनाने चाहिए। और वैसे भी सरकारें लोगों के लिए होती हैं, जन के लिए होती हैं, और हर राजनेता कहता है कि साहब हम जन सेवक हैं। जन सेवक कहाँ हो, आप उसकी गाड़ी बेच दे रहे हो, वो सड़क पर खड़ा हुआ है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है नहीं है, जैसा कि सूद साहब बता रहे हैं। पर्यावरण का जिक्र करते हो, अरे सबसे ज्यादा पोल्यूशन तो जो गाड़ियों के जो टायर हैं, जो कि ब्रेक लगते हैं, उससे फैलता है। तो नई गाड़ी के टायर और पुराने गाड़ी के टायर, दोनों गाड़ियों के टायर तो बराबर पोल्यूशन करेंगे। जो हवाई जहाज आपका जो एयरक्राफ्ट लैंड करता है उसमें जो थ्रस्ट लगता है उससे पोल्यूशन फेंकता है। ये तमाम सारी चीजें अनिल सूद साहब के साथ हम बहुत पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन सरकार उतनी सच्चाई के साथ क्या वाकई प्रदूषण का मूल्यांकन करती है, पर्यावरण का मूल्यांकन करती है? हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जो पेड़ काटे जा रहे हैं, क्या सरकार ईमानदारी से उन पेड़ों को लगा रही है? तो जनाब पहले खुद कर लो ना, उसके बाद दूसरे की गर्दन काटो। खैर, लोगों का सर्वे था इसलिए हमने आपको दिखाया। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सूद साहब का, शुक्रिया करेंगे तनुज दीक्षित जी का जो विस्तार से हमारे साथ चर्चा कर रहे थे। रुकेंगे यहां पर कुछ पलों, ब्रेक के बाद और भी जरूरी खबरें मैं लेकर आऊंगा।